गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.7 ऐच्छिक ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में नीचे लिखा है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। ये मत समझना, इसके सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और अधिकतर एग्ज़ाम में इसी में से आते हैं क्वेश्चंस। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दो मित्रों अनी तथा बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अब हमें ये नहीं पता कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं दोनों की आयु। अनी की आयु x वर्ष मान लेते हैं और बीजू की आयु y। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। और कैथी और धर्म की आयु का अंतर भी 30 वर्ष ये दिया हुआ है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.7 ऐच्छिक इम्पोर्टेंट होती है ये पूरी एक्सरसाइज। कोई भी क्वेश्चन इसका छोड़ना नहीं है आपको, फुल एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। माना अनी की आयु x वर्ष, बीजू की आयु ये y वर्ष। इन दोनों की आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y बराबर 3, अगर x बड़ा हो y से। हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अगर हम x को बड़ा मान लें तो बड़ा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। या फिर ये भी हो सकता है कि y माइनस एक्स बराबर 3। इसमें क्या होगा, अगर y को x से बड़ा मान लेंगे तो y माइनस एक्स 3 के बराबर। अगर अनी बड़ा हुआ, अनी x है, अनी बड़ा हुआ बीजू से, तो अनी की आयु पहले लिखी जाएगी। अगर बीजू की y है, अगर y बड़ा हुआ x से, तो बीजू की आयु ये पहले लिखी जाएगी। तो 2 केस हैं, अब हम बाद में वो केस लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी। तो धर्म की आयु, धर्म कौन है, अनी के पिता की आयु, ये अनी की आयु की दुगनी है। अनी की आयु x है तो धर्म की आयु 2x हो जाएगी, दुगनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो कैथी, इसका मतलब कैथी जो है वो बीजू की बहन है। कैथी की आयु, अब बीजू जो है वो दुगनी आयु क्या, मतलब कैथी उसकी आयु की आधी हो गई। ये बीजू की है, बीजू जो है वो बहन की आयु का दुगना है। तो कैथी की आयु जो है वो भाई की आयु की आधी हो गई। अब इसके बाद और इन दोनों की आयु का अंतर भी दिया हुआ है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर। अब देखो x को तो डबल करा हुआ है, y को आधा करा हुआ है, तो डबल वाला नंबर तो हमेशा ही बड़ा होगा। तो 2x माइनस वाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 30। एलसीएम लेंगे अगर हम, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये आपका एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आई। केस 1 में हम लेके चल रहे हैं x बड़ा है y से।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण 1, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 समीकरण 2। एक हमने यहाँ से ले ली समीकरण ऊपर से और एक हमने ये समीकरण ले ली। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, जब घटाएंगे क्योंकि ये भी माइनस का y ये भी माइनस का y, तो एक को तो हमें साइन को बदलना पड़ेगा। जब हम घटाते हैं तो साइन बदल जाता है, या माइनस या प्लस और या माइनस, ये दोनों कटे। माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 57, 60 में से 3 जाएंगे और x आ गया माइनस 57 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कटा, यहाँ काटेंगे 3 एकम 3, 3 निम 27, 19, x आ गया 19। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x हो गया 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 और y इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब अनी की आयु ये तो 19 वर्ष है और बीजू की आयु ये 16 वर्ष। एक आंसर आपका, आंसर को कोशिश करा करो बॉक्स में डाल के लिखा करो, ताकि एकदम नज़र जाती है किसी भी टीचर की, एग्ज़ामिनर की, और मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। इसके बाद अब अगला है, अब केस 2 लेके चलते हैं। केस 2, अब हम ये था y माइनस एक्स बराबर 3, जब y बड़ा हो x से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई। मैंने x को इधर कर दिया, y को इधर कर दिया। x के साथ साइन माइनस का है तो माइनस लग गया, y के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है तो प्लस का हो गया 3। इस इक्वेशन को 3 ले लो। और दूसरी थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ये समीकरण 2 थी हमारी। अब ये साइन प्लस का है और ये साइन माइनस का है, दोनों साइन जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर ये दोनों कटे, 4x में से x गया 3x इज इक्वल टू 63, x आ गया 63 अपॉन 3, 3 टू द 1, x आ गया 21। अब x का मान समीकरण 3 में रख दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर y माइनस, अब चाहे हम इसमें रख लें y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, या हम इसमें भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रख दो। तो मैं इधर रख रही हूँ क्योंकि दोनों एक ही हैं, मैंने खाली x को उधर लिखा है, y को इधर लिखा है। 21 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 21, y आ गया 24। यहाँ पे आपकी अनी की आयु ये 21 वर्ष और बीजू की आयु ये 24 वर्ष। और ये आपका आंसर, इस क्वेश्चन में आपके 2 आंसर आ रहे हैं, एक ऊपर यहाँ पे और एक नीचे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि इसमें से किसकी आयु बड़ी है, अनी की आयु या बीजू की आयु, तो हमने दोनों केस लेके हम चले हैं इसमें। अगला क्वेश्चन सेकंड, इसमें दे रखा है एक मित्र दूसरे से कहता है, 2 मित्र हैं इसमें, माना एक मित्र, इसको तो हमने कह दिया ये x है, दूसरा मित्र ये हमने मान लिया ये y है। इनकी संपत्ति,
एक दोनों मित्र की संपत्तियाँ बतानी है, सॉरी। एक मित्र की संपत्ति ये है x रुपये और दूसरे मित्र की जो संपत्ति है वो है y रुपये। अब इसमें कंडीशन दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो इसमें। यदि मुझे एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र को हमने मान लिया x, तो x कह रहा है y को कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 रुपये दे दो, मतलब x के पास x रुपये हैं एक मित्र के पहले वाले के पास। अगर y उसको 100 रुपये दे देता है तो x के पास 100 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, तो 100 जुड़ गए x में, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इज़ इक्वल टू जब x के पास 100 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे तो y के पास 100 रुपये कम हो जाएंगे, y से 100 रुपये कम हो जाएंगे और x वाला जो है वो y वाले से 2 गुना ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो x प्लस 100 इज़ इक्वल टू 2y माइनस 200। x प्लस 100 x इसको ऐसे लिखते हैं, x y को उधर ले जाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हो गई समीकरण 1। फिर उसके बाद वो कहता है, तो दूसरा क्या उत्तर देता है, y उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें। y कहता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें, तो y के पास 10 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो x के पास 10 रुपये कम हो जाएंगे और y वाला 6 गुना धनी बन जाएगा x वाले से। y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, 6x को उधर ले जाओ, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 10, ये 10 इधर आ जाएगा, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ पे तो है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, समीकरण 1 है। दूसरी है माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस 2y ये y है, हम इस वाली समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं, फिर दोनों एक जैसी हो जाएंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 140, समीकरण 3। अब इन दोनों को जोड़ो, समीकरण, ओहो ये मैंने गलत, नहीं ठीक है सॉरी। तो समीकरण 2 1 और 3 को, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, अब मैं दोनों को पास पास लिख देती हूँ। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 140, ये हो गया माइनस का 2y, ये हो गया प्लस का 2y, दोनों को जोड़ो। समीकरण, ये तो है समीकरण 1 और ये है समीकरण 3। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। माइनस 11x बराबर माइनस 440, x बराबर माइनस 440 अपॉन 11, माइनस 11, माइनस से माइनस कटा, 11 चौक 4, x बराबर आ गया 40। तो x के पास 40 रुपये हैं। अब y के पास देखते हैं कितने हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x का मान आया था 40,
माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस 2y माइनस 300 माइनस 40, माइनस 2y माइनस 340 और y बराबर माइनस 340 अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कटा 170, y आ गया 170। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे, एक मित्र की संपत्ति इज इक्वल टू ₹70 और दूसरे मित्र की संपत्ति इज इक्वल टू ₹170। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन तीसरा। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि तय की गई दूरी कितनी है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी द्वारा लिया समय ये है y घंटे। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल x है और समय y है, इसको हम xy भी लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये में दे रखा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, चाल है x, इससे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो मतलब x में 10 जोड़ देंगे, x प्लस 10, तो नियत समय से 2 घंटे कम लगते, y में से 2 घंटे माइनस कर देंगे, 2 घंटे कम लगते क्योंकि दूरी फिक्स है। उसने दूरी कितनी तय की है, दूरी फिक्स है, वो बताना है कि दूरी xy रहेगी। अगर इसमें हम चाल बढ़ा देंगे तो समय हमारा कम लगेगा, दूरी फिक्स है, दूरी वही xy है। ये हो गया xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू xy। xy इधर भी इधर भी दोनों कैंसिल हो गए। माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू ये 20 इधर ले आएंगे। ये हो गई समीकरण 1। अगली है कि अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धीमी चलती, मतलब x माइनस 10, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, दूरी वही है। तो ये हो गया xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर xy। xy से xy कैंसिल, 3x माइनस 10y बराबर ये 30 इधर आ जाएगा और ये बन गई समीकरण 2। यहाँ पे y है। अब देखो समीकरण 1 में 10y प्लस का है, समीकरण 2 में 10y माइनस का है, तो दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ये माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20 और 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस का 10y है, ये माइनस का 10y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 में से 2 गए, x बचेगा और 30 और 20 जुड़ के 50 हो जाएंगे। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई 50। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर माइनस 2 गुणा 50 प्लस 10y बराबर
20, -100 प्लस 10y इज इक्वल टू 20, 10y इज इक्वल टू 20 प्लस 100, 10y इज इक्वल टू 120 और y 120/10, y आ गया 12। चाल हमने x मानी थी, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमने y लिया था, ये 12 घंटे 12 आवर्स, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय, 50 गुणा 12, 50 और 12 गुणा करेंगे, 0 तो ऐसे लिख देंगे, 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर ये आपका आंसर इसमें आ गया। अगला है 4th क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। जैसे कि प्रेयर में खड़े होते हैं बच्चे, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो पहले माना पंक्तियों की संख्या, x, जैसे कि ये पंक्तियाँ बनी होती हैं स्कूल में हमारी, 1 2 3 4, इसके पीछे बच्चे खड़े होते हैं कि पंक्ति में पीछे बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ये पंक्तियाँ 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ। तो माना पंक्तियों की संख्या हो गई x, और एक पंक्ति में जो बच्चे होते हैं जो ऐसे लाइन में खड़े होते हैं, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? कुल विद्यार्थी हो गए x गुणा y। इसको हम xy भी लिख सकते हैं। अब है कि यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। पंक्ति को हमने x माना है, पंक्ति को x माना है हमने, तो एक पंक्ति कम होती। वो कब? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। एक पंक्ति कम होती कब? जब विद्यार्थियों की संख्या, अगर एक लाइन में ज़्यादा बच्चे खड़े हो जाएंगे तो लाइनें कम बनेंगी। बच्चे उतने ही हैं, एक क्लास में बच्चे उतने ही हैं। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये होगी समीकरण 1। दूसरा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं y माइनस 3, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। पंक्तियां हमने x मानी है तो 2 पंक्तियां ज़्यादा बनती अगर विद्यार्थी कम होते हैं। एक पंक्ति में विद्यार्थी 3 कम खड़े हों। एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो गई समीकरण 2। अब देखो ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे मैं दोनों को इकट्ठा फिर से लिख देती हूँ। माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस का 3x और माइनस का 3x। 2y में से y गया, y बचा, 6 और 3 हो गए 9। 9 क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो गई 9। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस y की जगह 9 रख दिया, 3x बराबर 12 और x बराबर 12/3, 4, x हो गया 4।
अब कुल विद्यार्थी वो हमने ऊपर लिखा था x गुणा वाई, x 4 है गुणा वाई, वाई 9 आया तो कुल विद्यार्थी आ गए 36। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में। तुम्हें पता है कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें ये दिया हुआ है कि कोण C जो है वो 3 एंगल B के इक्वल है और 2 एंगल A प्लस एंगल B, ये हमें कंडीशन दी हुई है और हमें निकालना है तीनों एंगल, एंगल A, एंगल B और एंगल C, हमें ये तीनों एंगल निकालने हैं। हमें पता है कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। अब एंगल C हमें 3 एंगल B के इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह 3 एंगल B लिख दूँगी। यहाँ पे लिख दें क्योंकि एंगल C जो है वो 3 एंगल B के इक्वल है, इसलिए एंगल A प्लस 3 और 1 4, 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई समीकरण 1। अब फिर से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल C जो है ये 2 एंगल A प्लस B के इक्वल भी हमें दिया हुआ है। एंगल C जो है यहाँ पे एंगल C 2 एंगल A प्लस B के इक्वल भी हमें दिया हुआ है, तो ये मान हम एंगल C पे यहाँ पे रख देंगे। चलो अब करते हैं इसको। एंगल A प्लस एंगल B प्लस 2 एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आगे हम लिख देंगे क्योंकि एंगल C जो है वो 2 एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 और ये 2 ये और एक ये है, तो 3 एंगल A हो गया, 2 ये और एक ये 3 एंगल B हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। 3 कॉमन ले लिया, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 60। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई समीकरण 2। अब ऊपर है एंगल A प्लस 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 60, तो हम क्या करेंगे एंगल A इसमें से दोनों सेम है, माइनस कर दें हम। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, यहाँ मैं इनको इकट्ठा लिख लेती हूँ। 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 समीकरण 1 है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 2 है। घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये दोनों सेम साइन, एक ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कट गए। 4 B में से एक भी गया तो 3 एंगल B 120 डिग्री, एंगल B 120 अपॉन 3 40। एंगल B हमारा आ गया 40 डिग्री। एंगल B का मान समीकरण 2 में रखने पर
एंगल ए प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए आ गया 20 डिग्री। एंगल सी अब हमें निकालना है। एंगल सी हमें दिया हुआ है 3 एंगल बी के इक्वल दिया है हमें। एंगल सी आ गया 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे बॉक्स बनाओ और इसके अंदर सारे एंगल्स लिख दो। एंगल ए 20 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी हमारा 40 डिग्री 120 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री। तीनों को जोड़ के भी देख लो तो 40 और 20 60, 60 और 120 180, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिक्स क्वेश्चन में हमें समीकरणें दी हुई हैं। समीकरण 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एक, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये दूसरी समीकरण। इनके हमें पहले इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इसका ग्राफ बनाओगे। एक बार हम x को 0 रखेंगे, ये आपको सिखा रखा है मैंने पहले वीडियो में। x को 0 रखोगे तो जब x को 0 रखोगे तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और y हो गया -5, तो y -5। और y को 0 रखोगे तो जब y को 0 रखोगे तो 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 5x इज इक्वल टू 5 और x हो गया 1। दूसरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें बनाओ अपना x और y। x को 0 रखोगे y -3, y को 0 रखो जैसे यहाँ सिखाया है वैसे इधर भी x को 0 रखोगे y -3 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x 1 आ जाएगा। x को 0 रखा तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू -3। अब इनसे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ भी बनाना आपको मैंने सिखा रखा है, ये आपको बता रखा है। इसमें हमने ये आ गया जो बड़ी वाली लाइन होती है इस पे हम ग्राफ बनाते हैं। लाइन इस पे खींचते हैं, सिंगल लाइन, रिपीट नहीं करनी है, डबल लाइनें नहीं खींचनी हमें। इधर फिर यहाँ भी ऐसे ही थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं इसको, ये हो गया। अब हमारे पास बिंदु हैं, देखो इसका तो बिंदु है 0 -5, 0 और -5, दूसरा है 1 0, ये बिंदु हैं इसमें। और इसके ये इसमें बिंदु हैं 0 -3 और 1 0, ये 0 -3 और इधर से 1 0। चलो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ये पहले तो यहाँ पे हम x डैश y डैश और यहाँ पे हम y लिख लेते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ जहाँ दोनों x अक्ष और y अक्ष काटती है वहाँ 0। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। एक बिंदु है 0 -5, ये वाला 0 -5 और यहाँ पे है 1 0, ये बिंदु 1 0। इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींचनी है। ये यहाँ से मिलाओ इसको
थोड़ा सा डॉट ये दिखना चाहिए, थोड़ा सा डॉट ये दिखना चाहिए। सीधी लाइन खींच दी हमने इसमें, दोनों तरफ लाइन के एरो लगाओ। अब इसके बाद दूसरा बिंदु है 0 -3, ये हो गया 0 -3 और 1 0। यहाँ तो ये सेम ही बिंदु है। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करो। ये हो गई, एक थोड़ा सा बिंदु यहाँ से दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ से दिखेगा, और ये आपकी लाइन दो। इस लाइन के भी दोनों ओर एरो लगाओ। इस वाली लाइन का नाम लिख दो 3x - y = 3। इस लाइन का नाम लिख दो 5x - y = 5। अब हमें ये इन दोनों के बेहतर समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचो और इन रेखाओं और y अक्ष से बने। y अक्ष ये वाली हमारी y अक्ष से बनी हुई हमने त्रिभुज के निर्देशांक, तो इस एरिया को हम ड्रॉ कर देंगे। ये एरिया हमारा शेड कर देंगे हम इसमें। तो इसके अब बिंदु के निर्देशांक, इसके अब त्रिभुज हमने, ये आ गया हमारा, यहाँ पे लिख दो A, यहाँ लिख दो B और ये C। त्रिभुज ABC, इसमें A के निर्देशांक 1 0, B के निर्देशांक 0 -3 और C के निर्देशांक 0 -5। ये हमारा त्रिभुज, क्योंकि y अक्ष है, हमें दे रखा है कि y अक्ष ये वाला, जो दोनों रेखाएं हमारी, दोनों रेखाओं से घिरा हुआ और y अक्ष से घिरा हुआ त्रिभुज ये वाला है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। इस त्रिभुज का अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो, त्रिभुज के अगर इसको हम आधार मान लें, ये त्रिभुज का आधार ले लिया। अब इस त्रिभुज का पीछे तक बढ़ाएं इस की लाइन को, और यहाँ पे ऊंचाई जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री कोण पे होती है, तो ये इसकी ऊंचाई होगी OA। इसका नाम रख दो OA। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार को मान लिया BC और ऊंचाई हो गई OA। 1/2 × 2 × 1, ये हो गया 1 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया। अब एक वर्ग क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग में होता है। अब इकाई क्यों लिखा है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में, हमें कुछ नहीं पता। तो जब कुछ नहीं पता होता तो वहाँ पे हम इकाई लिख देते हैं। चलो, ये आप सारा होमवर्क अब करोगे और इसके बाद का मैं कल करवाऊँगी। कल अलग अलग मेथड से होंगे, कोई विलोपन विधि का, कोई विस्थापन विधि का, प्रतिस्थापन विधि का, और 1-2 क्वेश्चन वज्रगुण विधि से, सब विधि से कल मिक्सिंग होगी। ये आप कीजिएगा। ओके, थैंक यू।